हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है स्टेट के या सेंट्रल लेवल के, है ना, तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको हम अभी एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एमिकैसिन। तो एमिकैसिन सबसे पहले तो कौन सी क्लास की ड्रग है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए एमिकैसिन जो है हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। ओके, देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में एक तो हमारी सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है और एक टॉपिकल होती है। सिस्टमिक होती है और टॉपिकल। टॉपिकल में तो आप दो ड्रग पढ़ते हो, है ना, नियोमाइसिन आती है और एक दूसरी कौन सी आती है? फ्रेमाइसिटीन आती है टॉपिकल में तो। और सिस्टमिक में आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नेटिलमिसिन, ये सब आती है ना। तो वही एमिकैसिन दिया हुआ है। तो ये आपकी एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट आप लोग क्या पढ़ते हो? तो हमारी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ये ऑटोटॉक्सिक होती है ना, ऑटोटॉक्सिक होती है। और ये ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, ऑटोटॉक्सिक होती है। और क्या करा देती है? नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है ना। तो आपका जो है एमिकैसिन जो है ये हमारी क्या हो जाएगा? देखिए हिपैटिक फेलियर, पल्मोनरी टॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी या ऑल। तो ये नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज लिखी हुई, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ना बेसिक क्वेश्चन बन जाता है एमिनोग्लाइकोसाइड पे। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी ड्रग है जिनको ओरली नहीं दे सकते। तो हमारे जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की है ना, ये देखिए हाईली आयोनाइज हो जाती हैं, तो ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए इनको ओरली नहीं दिया जाता एमिनोग्लाइकोसाइड्स को। ओके, तो क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी ड्रग ओरली नहीं दे सकते, तो आपको उसमें एमिनोग्लाइकोसाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। ऑल आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से इनका एक्सक्रीशन होता है। ऑल आर बैक्टीरिसाइडल। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी बैक्टीरिसाइडल होती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है ना। एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, एक साइडल होती है ना, ये तो आपको पता ही है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट कराती है, बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करा देती है ना, तो बैक्टीरिसाइडल होती है। मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होती है ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स। फिर दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कैसे काम करती है? ये इंटरफेयर करती है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ऑल आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट एक्टिव होती है। एनारोब्स पे इनका कोई एक्शन नहीं होता, ये एनारोब्स को इनिबिट नहीं कराती। ऑल एग्जिबिट ऑटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी, है ना, तो ये ऑटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। दे आयोनाइज इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में आयोनाइज हो जाएंगी। नॉट एब्जॉर्ब, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूट ओनली, एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूट होती है। डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ को पेनिट्रेट नहीं करती है। ओके, तो ध्यान रखना है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है। ओके, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड। आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कॉर्निया, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व, नन। देखिए जो आई पढ़ते हो आप लोग, तो आई की जो एक तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर में आपका स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा जो आपका वाइट पोर्शन जो आई का दिखाई देता है ना आपको, वो स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा ही आगे कंटिन्यू होता है कॉर्निया में। तो आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ए वस्कुलर होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ए वस्कुलर होता है ना। फिर आपका मिडिल लेयर होते हैं, मिडिल में कोरोइड आता है ना, मतलब स्क्लेरा के नीचे है कोरोइड। कोरोइड में ये इसमें ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है ना, रिच होता है ब्लड में। कोरोइड सिलियरी बॉडी आता है, कोरोइड ही आगे कंटिन्यू होता है सिलियरी बॉडी में, है ना। उसके बाद आपका आइरिस आता है। आइरिस के बीच में जो होता है आपका प्यूपिल होता है। ओके, जो आपको कलर्ड पार्ट होता है ना आई का, वो आइरिस होता है।
है ना। कोरोइड आगे कंटिन्यू हुई सिलरी बॉडी में। देखिए सिलरी बॉडीज जो होती है इनसे लिगामेंट्स निकलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू सिलरी बॉडी जो है लेंस से अटैच होती है, जो आइज का लेंस होता है उससे, है ना। और आइरिस जो होता है ये कलर्ड पार्ट होता है और इसके बीच में आपका प्यूपिल होता है, तो प्यूपिल के डायमीटर को आइरिस कंट्रोल करता है ना। ये मिडिल लेयर में होता है। इनर लेयर में आप लोग रेटिना पढ़ते हो, रेटिना जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है ना। तो कह रहा है आई का कौन सा पार्ट जो है ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना। तो ये कॉर्निया होता है ना। कॉर्निया जो एवस्कुलर होता है तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ऐसे भी पूछते हैं कौन सा आई डोनेशन में कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो एक कॉर्निया ही आपका होता है। तो कॉर्निया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन बेटर वे। सीएनएस को अच्छे से कौन सी ड्रग पेनिट्रेट करेगी। देखिए आपका जो सीएनएस है मतलब कि उसको पेनिट्रेट करने के लिए ड्रग जो है उसको एक तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है ना, लिपिड सोल्यूबल होती है उसको वो पेनिट्रेट करेंगी। दूसरी आपकी नॉन आयोनाइज ड्रग जो होती है, नॉन आयोनाइज ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही जो है सीएनएस को ब्रेन को पेनिट्रेट कर पाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है। ओके, कौन सी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स और आपकी नॉन आयोनाइज ड्रग। तो देखिए ऑप्शन में लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वीक बेस या ऑल दिया है, तो हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोमहेक्सिन इज यूज्ड फॉर। तो ब्रोमहेक्सिन किसके लिए यूज करेंगे। देखिए किस कहाँ आता है ब्रोमहेक्सिन। जब आप ड्रग फॉर कफ वाले ड्रग्स पढ़ते हो तो उसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट्स और एंटीटासिड्स आते हैं। तो जब आप एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में पढ़ते हो ना, जिनको म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं, तो इसमें एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं, ब्रोंकाई के सिक्रेशन को एनहेंस करा देंगे। एक आपके म्यूकोलिटिक्स आते हैं, म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकस का ब्रेक डाउन करा देते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में हमारा पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है। ओके, और आपका इसमें वस्का, बाल्सम ऑफ टोलू, गुइफेनासिन ये सब ड्रग आती है। म्यूकोलिटिक्स जो है उसमें ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन आता है। तो वही ब्रोमहेक्सिन ये दिया हुआ है जो म्यूकोलिटिक्स में म्यूकस का ब्रेक डाउन करा देगा, है ना। अब बताइए कहाँ यूज़ करोगे इसको। आप ऑप्शन देखो, लैप्रोसी में यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। एंटी लैप्रोटिक ड्रग देंगे तो ब्रोमहेक्सिन का तो मतलब कि सवाल नहीं है वहाँ पर। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में भी यूज़ नहीं होता ये। टू लिक्विफाइड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी नन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोक्सिन किसे कहते हैं। विटामिन B6 को क्या कहेंगे, पायरोक्सिन कहेंगे, है ना। कह रहे पायरोक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेड विद आइसोनियाजिड, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आइसोनियाजिड आता है ना। INHB से कहते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इसका फुल फॉर्म होता है INH का आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि आइसोनियाजिड के कह रहे हैं पायरोक्सिन को एडमिनिस्टर करते हैं आइसोनियाजिड के साथ में टू मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज करने के लिए। देखिए जब किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं तो आइसोनियाजिड जो है एक विटामिन की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है। तो देखिए इसीलिए आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देंगे साथ में विटामिन B6 देते हैं, मतलब पायरोक्सिन देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। तो यही कहा है आपसे कि पायरोक्सिन देंगे साथ में आइसोनियाजिड के साथ में, किसको मिनिमाइज करने के लिए, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मिनिमाइज करने के लिए देते हैं। तो ऑप्शंस में हिपैटोटॉक्सिटी दिया, इडियोसिनक्रेसी दिया, न्यूरोटॉक्सिटी या नेफ्रो। देखिए नेफ्रो नहीं होता, न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है। ओके, बहुत बार ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 से 4 एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंकल एडिमा इज ए प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट कौन सी ड्रग का देखने को मिलेगा। निफेडिपिन का है, कैप्टोप्रिल आपके AC इनिबिटर्स में आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग आती है लाइक कैप्टोप्रिल। निकोरेंडिल पोटाशियम चैनल ओपनर जो एंजिना में यूज़ किया जाता है। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, लोल वाले सारे क्या होते हैं, हमारे बीटा ब्लोकर्स होते हैं। क्लियर है। तो एंकल एडिमा कौन सी ड्रग कराएगी, तो हमारा निफेडिपिन जो होता है जो कैल्शियम चैनल ब्लोकर में, डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लोकर में निफेडिपिन आता है। तो निफेडिपिन का प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है आपको, एंकल एडिमा कोस करा देता है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विद लो सेल परमेबिलिटी आर नोन एज, है ना।
तो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट जो है इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट। तो एपिलेटरीज, एस्ट्रिंजेंट, ह्यूमेक्टेंट, केराटोलिटिक। तो क्या होते हैं ये, एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। तो आप जब फार्माकोग्नोसी में टैनिन्स पढ़ते हो ना, टैनिन्स जो होते हैं मेनली एस्ट्रिंजेंट होते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजेट अपैरेटस इज यूज टू कैरी आउट। तो गजेट अपैरेटस जो होता है किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए कौन से किसके मतलब लिमिट टेस्ट में यूज़ करेंगे। देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, या ये ऐसे होगा है ना, ऐसे फॉर कॉपर सल्फेट। तो आपका जो लिमिट टेस्ट होता है आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है ना, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल बताना है कौन सा है, कि भाई स्पर्म का सेल है, हेयर सेल, आरबीसी है या नर्व सेल। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल में आपका स्पर्म सेल आता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो आपका स्पर्म का सेल होता है, स्पर्म जो मेल गैमेट होता है। और जो लार्जेस्ट सेल पूछे आपका ह्यूमन बॉडी में तो वो ओवम होता है जो फीमेल गैमेट होता है। ओके, नेक्स्ट 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली डैश mg ऑफ ड्रग। अप्रोक्सीमेटली है ना, देखिए 1 mg में जो है हम लोग पढ़ते हैं 61 जो है 1 ग्रेन, 1 जो ग्रेन होता है उसमें आपका 60 mg होता है ना। तो 5 ग्रेन में आपका 300 है ना mg हो जाएगा। तो आपको देखिए ऑप्शंस में 300 के पास में 325 मिला हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली है ना, तो 325 mg हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है बताइए भाई, इसोफेगस जो आपका फूड पाइप है वहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है, या आपका डिओडिनम के सबम्यूकोसा में है। तो डिओडिनम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इस जिस पार्ट के थ्रू स्टमक से मतलब स्टमक जो होता है, स्टमक से जो अटैच होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डिओडिनम वाला पार्ट ही होता है ये। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम, फिर जिजिनम, फिर इलियम, 3 पार्ट होते हैं है ना। तो स्टमक से जो आपके सिक्रेशंस है जैसे फूड होता है ना, तो वो स्टमक से जो है डिओडिनम में आता है। ओके, तो आपका जो है ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ना, ये डिओडिनम में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं 2 या ज़्यादा ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके यूज़ करते हैं टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, सिनर्जिज्म कहेंगे, पोटेंशिएशन कहेंगे, इडियोसिंक्रेसी। देखिए इसे कहेंगे सिनर्जिज्म कहेंगे। ओके, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनर्जिज्म। नेक्स्ट है आपका हार्ट्स डोमिनेंट पेस मेकर है ना। तो हार्ट का जो डोमिनेंट पेस मेकर होता है ना वो कौन सा है, एवी नोड, एसे नोड, पुरकिंजे फाइबर या इंटरनोडल पाथवे। तो ऐसे नोड जो होता है आपका पेस मेकर होता है हार्ट का, और अगर कहें रिजर्व पेस मेकर कहें तो हमारा एवी नोड होता है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग प्रेजेंट इन पीपीआई ओमिप्राजोल। पीपीआई का मतलब क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ओके, तो इसमें प्राजोल वाली ड्रग आती है, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल है ना। तो कह रहे ओमिप्राजोल में कौन सा मतलब कि रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन है, बेंज इमिडाजोल, पायरिडीन, इंडोल। तो इसमें ना बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है हमारा ये ओमिप्राजोल। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन इज नोन एज। सलाइवरी ग्लैंड के इन्फेक्शन को क्या कहा जाएगा, जीरोस्टोमिया, सियालाडनाइटिस, स्टोमेटाइटिस या साइलोरिया। तो इसे कहेंगे सियालाडनाइटिस कहेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ बफर सिस्टम में बी कैलकुलेटेड बाय। तो बफर सिस्टम के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए किससे करेंगे, नोइस व्हिटनी इक्वेशन, हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, स्टोक इक्वेशन। तो इसके लिए हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का है, तो इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो क्या कहेंगे इसे? देखिए डेंजरस ड्रग एक्ट नहीं कहेंगे, फार्मेसी एक्ट अलग है, पॉइजन एक्ट अलग है, तो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कह सकते हो। ओके, या फिर ऑब्जेक्शनेबल एक्ट। ओके, तो 1954 का है। डेंजरस ड्रग एक्ट आपका 1930 में आता है। फार्मेसी एक्ट 1948 में आता है। 1948 में फार्मेसी एक्ट के साथ फैक्ट्री एक्ट भी आता है और मिनिमम वेजेस एक्ट भी आता है। ओके, पॉइजन एक्ट 1919 का है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। तो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है ना, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री बतानी है। तो सर्वाइकल फर्स्ट होती है एटलस और सेकंड होती है एक्सिस। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा एटलस। बाकी रेडियस अल्ना जो होती है आपके फोर हैंड जो फोर मतलब कि फोर जो आपके हाथ में जो बोन्स प्रेजेंट होती है ना, तो ये रेडियस अल्ना होता है। ओके, फोर लिम्ब की जो बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। तो देखिए शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स के लिए हमारा कौन सा शेड्यूल आता है? तो शेड्यूल ओ आता है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, है ना। फिर हमारा जो है शेड्यूल पी किसके लिए आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। किसके लिए? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल जो है पी आता है। और P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। शेड्यूल एच में क्या आता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच आता है। शेड्यूल आर में क्या आता है? जो है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर आता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया, शेड्यूल ओ। नेक्स्ट है बेरी बेरीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी बेरी जो होता है हमारा विटामिन B1 जो होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है वो हमारी होती है बेरी बेरी डिजीज, थायमिन B1 की डेफिशिएंसी से। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा B1। ओके, थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी B12 साइनोकोबालामिन होता है, B2 हमारा B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा तो ये विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायो अवेलेबिलिटी का मतलब आप लोगों ने बताना है। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है देखिए मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू ओवर टाइम, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है। और कौन से रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है? तो आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से ड्रग देंगे तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल डिटेल्स आर गिवन इन, तो मैंने आपको बता रखा है क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही आपने शेड्यूल वाई टिक करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा शेड्यूल वाई। बाकी शेड्यूल के में क्या आता है? जो होते हैं एग्जाम, जो ड्रग्स होती है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट से जो एग्जाम्प्टेड होते हैं वो तो शेड्यूल डी में आती है। और मैन्युफैक्चरर से जो एग्जाम्प्टेड है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, है ना, तो वो शेड्यूल के में आता है। ओके, तो याद रखना है। और ए में आपका मैंने आपको बता रखा है ए से एप्लीकेशंस याद रखना है। तो ए में जैसे परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, लाइसेंस को इशू करने के लिए, लाइसेंस को इशू करने के लिए, ग्रांट करने के लिए लाइसेंस को, है ना, इन सब का जो एप्लीकेशन का परफॉर्मा है, सेंडिंग मेमोरेंडम, है ना, तो ये सब आपका जो है शेड्यूल ए में आता है। फिर ए के बाद बी, हमने एप्लीकेशन लेंगे तो मतलब कि एप्लीकेशन के लिए आपको फीस भी फिल करनी पड़ेगी। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रखना है ना। बी से क्या है? फीस जो होती है टेस्ट और एनालिसिस, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी गवर्नमेंट एनालिस्ट जो टेस्ट एनालिसिस करते हैं उनके लिए जो फीस होती है वो आपके शेड्यूल बी में आती है। एम को देखते हैं समझ जाना, GMP की बात हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। ओके, तो वाई का क्लिनिकल ट्रायल ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राई कफ इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ। देखिए ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? देखिए जब आप ACE इनिबिटर के बारे में पढ़ते हो तो ACE इनिबिटर क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा रहे हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा रहे हैं। अब ये एंजाइम क्या कर रहा था? हमने पढ़ा था रास सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है? रेनिन जो किडनी से सिक्रेट होता है जेजी सेल से, तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से वो क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। यहाँ पर एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो क्या करा? AC इनिबिटर्स इस एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। अब इस एंजाइम के इनिबिट होने से एक तो बात हो गई कि भाई एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा BP नहीं बढ़ेगा, ये बात तो सही हो गई।
पर अभी ये एक और फंक्शन परफॉर्म करना था। जो एस एंजाइम है ये एक और फंक्शन कर रहा था। ये क्या करता था बॉडी के अंदर, जो आपका ब्रैडिकाइनिन होता था ना, ब्रैडिकाइनिन, उसको इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करा रहा था। अब ये एंजाइम को इनहिबिट कर दिया ना, तो ब्रैडिकाइनिन जो है वो इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ब्रैडिकाइनिन जो है ड्राई कफ कोज करा देता है। ओके, तो ड्राई कफ जो है आपके एस इनहिबिटर्स का मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? ब्रैडिकाइनिन की वजह से होता है वो। ओके, तो आपको सिंपल याद रखना है कि भाई ड्राई कफ हमारे कौन सी ड्रग कराएंगे, हमारे एसी इनहिबिटर्स कराएंगे। और हमें पता है एसी इनहिबिटर से हमारे प्रिल वाली ड्रग आती है, लाइक कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, है ना। तो ये आपका इनालाप्रिल आपको ऑप्शन में दिया है ना। तो एक बात और मैं आपको हमेशा एसी इनहिबिटर्स के बारे में बताती हूँ, क्या? एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग, है ना। इनालाप्रिल भी प्रो ड्रग है। एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसीई इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। कभी भी प्रो ड्रग का क्वेश्चन बनता है ना, तो आपकी इस लाइन से क्वेश्चन आपका हमेशा, बहुत से मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें ना प्रो ड्रग में एक ये जरूर दिया रहता है कैप्टोप्रिल वगैरह का, ठीक है। तो लाइन याद रखना। ओके, तो आपका ये आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ड्रॉप्स आर यूज इन ओटिक कैविटी। तो ओटिक कैविटी के लिए कौन सी, मतलब कि आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, कौन से टाइप की? तो ओटिक कैविटी के लिए, ओटिक वर्ड ईयर के लिए आता है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईयर। ओके, नेक्स्ट है इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू आईवी बोलस। देखिए आईवी बोलस के थ्रू जो इनिशियल डोज देते हैं ना ड्रग की, टू अचीव डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए जो स्टार्टिंग में जो आईवी बोलस की जो इनिशियल डोज दी जा रही है ना ड्रग की, तो कह रहे हैं एट वंस इज नोन एज। तो जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में जो डोज दी जाती है ना, तो उसे वो पता है क्या होता है, वो लोडिंग डोज होती है ना। बाद में जो है इस लोडिंग डोज को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाती है, बट स्टार्टिंग में जो देते हैं इनिशियल डोज जो है वो आपकी लोडिंग डोज हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स लीड्स विद। शेड्यूल पी में मैंने आपको बताया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए हमारा शेड्यूल एस हो जाएगा। ओके, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल जो है पी हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। ओके, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए जो है आपका शेड्यूल एच में जो है हमारी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हमारा शेड्यूल ओ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन ओरली। तो ओरली कौन सी एंटीबायोटिक नहीं देते? देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में अमीनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि भाई ये आयोनाइज हो जाती है सोल्यूशन में, तो ओरली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो इसलिए इनको ओरली नहीं दिया जाता अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक को। तो वही क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऑप्शन में अमीकैसिन आपको पता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, तो ओरली तो इसी को नहीं देंगे आंसर, तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करा देते हैं ये ना। अमोक्सिसिलिन हमारी जो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स जो होती है ना उसमें एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है। कोट्राइमोक्साजोल देखिए इसमें सल्फामिथोक्साजोल के साथ में क्या होता है, मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। ओके, तो आपका जो है सल्फामिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है ना। तो कोट्राइमोक्साजोल में जो सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो आपका जो ओरल नहीं देते वो अमीनोग्लाइकोसाइड हो जाएगी, मतलब कि अमीकैसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी? स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, है ना। वैसे तो है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिन, इथेम्बुटोल, रिफाम्पिन, पारासिनामाइड, आइसोनियाजिड 5 ड्रग आती हैं। तो आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी कौन सी? स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं करती, इथेम्ब्यूटोल भी नहीं करेगा, है ना। तो आपका जो है रिफाम्पिन जो होती है ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। रिफाम्पिसिन जो है जो हमारी ये आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ओके, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना उसको इनहिबिट करा देती है, तो आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडमन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। रेडमन सिंड्रोम करा देते कौन सी ड्रग बताइए?
ग्रेवेबी सिंड्रोम हमने पढ़ा था, क्लोरामफेनिकोल करा रही थी, है ना। अब रैंडमैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग कराएगी? वैनकोमाइसिन, लिनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन। तो आपकी जो वैनकोमाइसिन होती है ना, है ना, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है हमारी वैनकोमाइसिन। तो इसका जो है मेजर आपको देखने को मिलता है साइड इफेक्ट क्या है, ये रैंडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिक्विड एल्कलॉइड। तो लिक्विड एल्कलॉइड बताइए कौन सा है? निकोटीन, स्ट्रैक्निन, क्विनिन, नन, है ना। तो इसमें जो है आपका निकोटीन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अल्कलॉइड्स जो होते हैं, तो पहले इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो गया आपका निकोटीन। देखिए अल्कलॉइड्स जो होते हैं जो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट कुछ अल्कलॉइड आपका लिक्विड और वोलेटाइल होते हैं जिसमें आपका निकोटीन आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बाकी देखिए अल्कलॉइड कलरलेस होते हैं, बट कुछ अल्कलॉइड आपके कलर्ड भी होते हैं, क्योंकि आपसे एक्सेप्शन तो आपको पता ही हर जगह होते हैं। तो बिटानिडीन रेड होता है, बर्बेरिन येलो, सैंगुइनरिन कॉपर रेड। ओके, अल्कलॉइड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बट कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे आपका निकोटिन लिक्विड अल्कलॉइड में आता है, कोनिन, स्पार्टिन लिक्विड होते हैं, है ना। फिर लिखा फ्री बेस, जो अल्कलॉइड के अल्कलॉइडल बेस होते हैं ना, वो तो सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक नॉन पोलर इमिसिबल सॉल्वेंट्स में, और जो अल्कलॉइडल सोल्ट्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, तो देखिए एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, मेरी जो वेबसाइट है फार्मेसी स्टार्ट कर रखे है, आप लोग जो है वहाँ पर भी विजिट करके जो है उनको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन। तो क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते मैंने आपको बता रखा है कौन सा शेड्यूल आप लोग समझेंगे ना, तो बताना है इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। शेड्यूल के, शेड्यूल ए, शेड्यूल एम या शेड्यूल वाई, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।